हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो अब तक हमने इंटरनेशनल बिजनेस में उसका मीनिंग देखा, स्कोप देख लिया, इम्पोर्टेंस देख लिया, थोड़ी सी हिस्ट्री देखी इंटरनेशनल बिजनेस की। अब हम शुरू कर रहे हैं गैट। हम बात कर रहे हैं गैट की। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको 23 मेंबर नेशंस ने साइन किया था। जब ये आया तो 23 इसके मेंबर नेशंस थे। इसका एम क्या था? गैट का एम था टू लिबरलाइज ट्रेड, ट्रेड को लिबरलाइज करना। और इसके क्या बेनिफिट्स हुए? गैट आया, गैट के आने से क्या बेनिफिट्स हुए मेंबर नेशंस को? किस चीज का बेनिफिट हुआ जब गैट आया? तो इसको हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उनका। क्यों? क्योंकि ट्रेड क्या है? लिबरलाइज हो गया। ट्रेड लिबरलाइज होने से क्या हुआ? जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ट्रेड करने की कंट्रीज के बीच में, तो वो क्या हो गई? आसान हो गई। और अब वो ज्यादा ट्रेड कर पा रहे थे। तो क्या हुआ? उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ उनकी कंट्री में नहीं थी, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। तो उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले जब उनकी मशीन्स कम कैपेसिटी पे चल रही थी, तो अब जब उनकी डिमांड बढ़ी है उनके प्रोडक्ट की, तो क्या हुआ? उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पा रहा है उनके रिसोर्सेज का। तो ये हमने गैट देखा। गैट के अंदर क्या देखा? गैट के फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये साइन किया गया था 1948 के अंदर, और 23 नेशंस के द्वारा, 23 नेशंस के द्वारा 1948 के अंदर गैट को साइन किया गया। और इसका एम था लिबरलाइज करना ट्रेड को। जो टर्म्स और कंडीशंस थी ट्रेड की, उनको आसान बनाना। देन इसके बेनिफिट्स क्या थे? ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा था, और जो हमारे रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवा रहा था। तो गैट के अंदर 8 राउंड्स हुए थे नेगोशिएशन के। 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए इसके अंदर, जिनको कि हमने 3 फेसेस में बांटा है। क्या? गैट के अंदर 8 नेगोशिएशंस हुए थे, 8 राउंड्स हुए थे नेगोशिएशन के, और उनको 3 फेसेस में बांटा गया है। जो पहला फेस है वो शुरू हुआ था 1948 में और 1958 तक चला। ये 1948 से 1958 तक चला। इसके अंदर 4 राउंड्स हुए थे। जो पहला फेज था उसके अंदर 4 राउंड हुए। जब ये पहला फेज था उस टाइम पे तो हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 23 मेंबर्स ही थे। और तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने क्या किया? उन गुड्स को डिफाइन किया, उन गुड्स को सेपरेट किया, उन कमोडिटीज को सेपरेट किया जिनके ऊपर उनको रेगुलेशन लगाना था। कुछ कुछ गुड्स थे जिनके ऊपर जो मेंबर कंट्रीज थी वो रेगुलेशन लगाना चाह रही थी। तो क्योंकि अब ट्रेड क्या हो गया? आसान हो गया था, तो वो कुछ कुछ गुड्स थे जिनके ऊपर रेगुलेशन लगाना चाह रही थी। तो उन गुड्स को सेपरेट किया गया, उन गुड्स को डिफाइन किया गया। कब? फर्स्ट फेज के अंदर। फर्स्ट फेज जो 1948 से 1958 तक चला था, इसके अंदर 4 राउंड्स हुए थे। और इसके अंदर जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने क्या किया? डिफाइन किया उन गुड्स को जिसके ऊपर इनको रेगुलेशन लगानी थी, जिनके ऊपर इनको रेगुलेशन लगानी थी, उन गुड्स को डिफाइन किया गया। देन बात आई सेकंड फेज की। सेकंड फेज कब से हुआ? 1959 से 1979 तक। जो हमारा सेकंड फेज है वो 1959 में स्टार्ट हुआ और 1979 तक चला। और इसके अंदर 3 राउंड्स हुए थे। 3 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए थे सेकंड फेज के अंदर। और इसके अंदर जो फर्स्ट राउंड के अंदर गुड्स डिफाइन किए गए थे जिसके ऊपर इनको रेगुलेशन लगाना था, उसके ऊपर टैरिफ डिसाइड किया गया। क्या? डिसाइड्स टैरिफ ऑन द गुड्स ऑन विच दे नीड रेगुलेशन। सेकंड फेज के अंदर टैरिफ डिसाइड किया गया उन गुड्स के ऊपर जिनको कि इनको रेगुलेशन लगानी थी। ये हमारा सेकंड फेज हुआ। और थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज हमारा 1986 से 1994 तक चला। थर्ड फेज हमारा कब स्टार्ट हुआ? 1986 के अंदर। और कब तक चला? 1994 तक। और इसके अंदर सिर्फ एक राउंड हुआ था। और ये सिर्फ एक राउंड 7 साल तक चला था। एक अकेला राउंड था जो 7 साल तक चला। जब ये थर्ड फेज था उस टाइम पे हमारे पास कितने मेंबर्स थे? इसके गैट के अंदर 123 मेंबर्स थे। जो थर्ड फेज था उस टाइम पे 123 मेंबर्स थे। और जो थर्ड फेज है इसी को हम क्या कहते हैं? उरीगुई राउंड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड फेज है उसी को हम क्या कहते हैं? गैट के थर्ड फेज को क्या कहते हैं? उरीगुई राउंड। और यही टाइम था, कौन सा? थर्ड फेज जो 1986 से 1994 तक चला था। यही टाइम था जिस टाइम पे जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो बूम पर था। सर्विस सेक्टर बूम पर चल रहा था, वो था हमारा थर्ड फेज। इट्स द टाइम व्हेन सर्विस सेक्टर इज ऑन बूम। थर्ड फेज के टाइम पे सर्विस सेक्टर बूम पे था। जो हमारा थर्ड फेज था गैट का, उसने क्वेश्चन किया। ये जो 8th राउंड हुआ था उसने क्वेश्चन किए इसने क्या क्वेश्चन किया? व्हाई सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेड। जो एक थर्ड फेज था उसने क्वेश्चन किया कि किस लिए हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं ट्रेड के अंदर। जब हम गुड्स, सिर्फ गुड्स को ही ट्रेड के अंदर क्यों इंक्लूड कर रहे हैं?
सर्विसेज को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे। दूसरा इसने कहा डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि हमने गेट तो बना दिया लेकिन गेट के अंदर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है गेट के अंदर। और तीसरा इसने बोला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई प्रोविजंस नहीं है यहाँ पे। तो जो थर्ड फेज था, पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से। तो फर्स्ट फेज के अंदर तो ये था कि 1948 से 1958 तक चला। इसके अंदर 4 राउंड्स हुए थे नेगोशिएशन के, और इसके अंदर जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने उन गुड्स को डिफाइन किया, उन गुड्स को सेपरेट किया जिनके ऊपर इनको रेगुलेशन चाहिए था। जो सेकंड फेज है वो 1959 से 1979 तक चला, और इसके अंदर 3 राउंड्स थे नेगोशिएशन के। इसके अंदर टैरिफ डिसाइड किया गया उन गुड्स के ऊपर जो कि फर्स्ट फेज के अंदर सेपरेट किए गए थे, डिफाइन किए गए थे, जिनके ऊपर की मेंबर्स को रेगुलेशन चाहिए था। देन बात आई थर्ड फेज की, तो वो 1986 से 1994 तक चला। और जब थर्ड फेज था वो 7 साल तक चला था, एक ही राउंड 7 साल तक चला, और इसके अंदर 123 मेंबर्स थे। जब थर्ड फेज था हमारा उस टाइम तक गेट के पास 123 मेंबर्स हो गए थे। तो इसी फेज को, जो थर्ड फेज था 1986 से 1994 का, इसको उरीगुई राउंड कहते हैं। और यही टाइम था जिस टाइम पे सर्विस सेक्टर किसमें था, बूम पर, सर्विसेज बहुत ज्यादा चल रही थी, सर्विस सेक्टर बूम पर था। और जो थर्ड फेज था इसने क्वेश्चन किए, इसने मेनली 3 क्वेश्चन किए। पहला कि सर्विसेज को क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ट्रेड में। दूसरा इसने बोला कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट की बॉडी नहीं है। और तीसरा इसने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रोविजंस नहीं है, कि कैसे हम सेफ गार्ड करें हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उससे भी रिलेटेड यहाँ पे कोई भी प्रोविजंस नहीं है। जब गेट के अंदर इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी कि इसके सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर रहा है, डिस्प्यूट सेटलमेंट की कोई बॉडी नहीं है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है, तो गेट को बंद करके फिर WTO लाया गया। अब WTO के बारे में आगे देखते हैं।